नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और हर शाम 6:30 आपके लिए लेकर आती हूं आज की बड़ी खबर। आज बात करते हैं कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के एक पत्र की, जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा है। और उसमें उन्होंने कहा है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए, पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी के लिए अच्छा होगा अगर जजों की नियुक्ति की जो समिति बनाई जाएगी, उस कमिटी में सरकार का कोई प्रतिनिधित्व हो, यानी कि केंद्र सरकार, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर केंद्र सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और हाई कोर्ट्स के लेवल पर राज्य सरकारों का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इसको लेकर अब काफी राजनीति हो गई है, क्योंकि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, तमाम जो विपक्षी दल हैं, वो जजेस के साथ खड़े हैं और उनका ये कहना है कि एक तरीके से ये सरकार की एक पहल है जो जुडिशरी है, यानी कि न्यायपालिका पर शिकंजा कसने की। अब इस पत्र को कैसे देखा जाए, इसके जो कंटेंट्स हैं, हालांकि किरेन रिजिजू ने कहा है कि जो भी इसमें पत्र में लिखा है वो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी उसी के मुताबिक है, यानी कि बेंच ने जो बात कही थी उसी के मुताबिक ये चिट्ठी लिखी गई है। तो इस पत्र को कैसे समझा जाए, और क्योंकि इस पत्र की आलोचना भी बहुत हो रही है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि किरेन रिजिजू को ऐसी चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखनी थी। इस समय हमारे साथ लाइव बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मनु शर्मा हैं। मनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हिंदी पर। और जो मेरा पहला सवाल है वो यही है कि जो ये चिट्ठी लिखी गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किरेन रिजिजू के द्वारा, इसे कैसे देखा जाए? क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी सरकार को घेरने में लग गए हैं, उनका ये कहना है कि न्यायपालिका को कंट्रोल करने की एक तरीके से कोशिश है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये इस तरह का पत्राचार कानून मंत्री को अगर मुख्य न्यायाधीश को लिखा जा रहा है तो वो अपने आप में सबसे पहले असंवैधानिक है। इस तरह के पत्राचार को पब्लिक डोमेन में लीक करना भी गलत है। ये मुद्दा सन 2015 में इसका निर्णय हो चुका था कि इस तरह के पत्राचार और जिस तरह की डिमांड इसमें की जा रही है उसकी कोई भी जगह नहीं है। अगर उस फैसले से जो सुप्रीम कोर्ट का आया था, जब एनजेएसी एक्ट को क्वॉश किया गया था, अगर उससे किसी तरह की दिक्कत है सरकार को, तो आप रिव्यू फाइल करें या दोबारा से उसको लाएं। वो दोबारा से आएगा तो उसको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट अपने अपने फैसले में लाएगा कि ये संविधान के 4 कॉर्नर्स के अंदर है कि नहीं। मेरा ये मानना है कि ये एक तरह की राजनीति हो रही है कि जो पत्राचार मेरे हिसाब से पब्लिक डोमेन में पहले आना ही नहीं चाहिए था, वो आया और उसमें इस तरह की डिमांड रखी गई कि भाई इस हमारा सरकार का प्रतिनिधि वो चाहे वो राज्य सरकार के स्तर पे हो, चाहे वो केंद्र सुप्रीम कोर्ट के स्तर पे हो, होना चाहिए। इस तरह की कोई भी बात सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में नहीं थी। अगर होती तो इनको 9 साल नहीं लगते इस पत्र को यहाँ आने में। और अगर उसमें कोई त्रुटि होती तो 2015 या 16 में सरकार दोबारा से उसको क्लैरिफाई करा लेती सुप्रीम कोर्ट से। तो इसका 7-8 साल बाद आना, पब्लिक डोमेन में लीक होना, इस तरह की जो कमेंट्स पिछले कुछ महीनों में हमने देखे हैं कि दिए जा रहे हैं, ये सभी ये एक बड़ा अजीब सी चीज हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर इस तरह का हमला किया जा रहा है। उनके जो चयन करने की प्रक्रिया है उसके ऊपर शक अब उठाया जा रहा है, जब 8 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को डिसाइड कर दिया था। तो ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है मेरे हिसाब से। लेकिन मनु, जो किरेन रिजिजू के चिट्ठी में जो ये बातें लिखी गई हैं कि ट्रांसपेरेंसी है या फिर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को देखते हुए ये चीज जरूरी है, अब इस लाइन को अगर हम पढ़ें तो आप इसे कैसे रीड करेंगे? आप न्याय व्यवस्था के अंदर आप काम करते हैं, आपकी जजेस से भी बातचीत होती है, आपकी लॉयर से भी बातचीत होती है। अगर इसको इस तरीके से देखा जाए कि एक तरीके से जुडिशरी को सरकार कैप्चर करने की कोशिश कर रही है या फिर जुडिशरी को डराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी हाल में हमने देखा था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कुछ बातें कही थी और इस तरीके की बयानबाजी हाल में अभी काफी तेज हो गई है। स्पीकर ओम बिरला ने भी कुछ ऐसी बातें कही थी। तो इसे कैसे देखा जाए? इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू कैप्चर द जुडिशरी? इज इट ट्राइंग टू इंटिमिडेट जुडिशरी? हाउ डज वन सी दैट? Neeru ji, I think there is no other way of seeing it but unwarranted interference and attempted takeover of the judiciary by the government. You know, every system will have its set of flaws, and every system ultimately depends upon the human agency. If the human agency is above board, then every system will be fine.
And 3 decades, 2 decades back, when the Supreme Court came up with this system of collegium, it took into account the evolutionary phase which our country as a society has reached, and what will be the best course to take for appointment of judges. Not much has changed. And I think doctrine of separation of powers is a fundamental doctrine of Indian constitution. We have parliament, we have executive, we have judiciary. Why should the parliament, which is given complete independence in passing the law, making the law, that power not be given equivalent status to the judiciary? And it is imperative that when judges who will tomorrow test parliamentary acts as well as executive functions, executive decisions in writ jurisdiction, in criminal jurisdiction, they should not be someone who came to be appointed as judges by way of executive act. So it's important. It's so fundamental. I mean, there is no confusion about it. But I don't know why. I'm sure there are some political reasons why the government wants this. And if we go back in history, you will see that it's not a party-centric issue. If we go back in history, Pandit Nehru was accused of having demanded a committed judiciary shortly after he became prime minister. And back in 50s and 60s, there is correspondence to prove that. But this kind of history, unfortunately, repeats itself. मनु, क्या आपको लगता है कि वो जो दौर था जिसमें कि एक कमिटेड जुडिशरी की बात की जाती थी, तो क्या आज मोदी सरकार या जो मौजूदा सरकार है वो क्या एक कमिटेड जुडिशरी चाहती है और इस वजह से एक तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है जुडिशरी पर? देखिए, अगर कॉलेजियम सिस्टम में आप अपना प्रतिनिधि छोड़ना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको शक है कि वो सही काम नहीं कर रहे। आपको किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट चाहिए उस निर्णय को लेने में कि मिस्टर ए को हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया जाए या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाए। आप क्यों नहीं ये काम, आप क्यों नहीं पूरा विश्वास करते? Why are we such a trust deficit society? Why can't we trust institutions to govern themselves? And that's a question. सरकार के लोगों से बात करिए, जब आप सरकार के लोगों से बात करिए तो वो ये कहते हैं कि नहीं, कोलिजियम सिस्टम को भी तो रिफॉर्म्स चाहिए। तो रिफॉर्म्स के नाम पर ये क्या हो रहा है? देखिए, ये रिफॉर्म एक ऐसी चीज है जो कि पार्लियामेंट के और कॉन्स्टिट्यूशनल के इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड है। ये पत्राचार पे बेस्ड नहीं है कि आपने पत्र लिख दिया और कहा कि हमें हमारा प्रतिनिधि यहाँ पे बैठा दिखाई देना चाहिए। अगर आपको इससे कोई दिक्कत है तो आप लाइए कानून, उस कानून को फिर दोबारा से उसका टेस्ट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। पर पत्राचार करना, उसको पत्र को पब्लिक डोमेन में मीडिया में लीक करना मेरे अनुसार ये उचित नहीं है। ये बड़े गंभीर मामले होते हैं। एक बात, और ये जो ट्रांसपेरेंसी की आपने बात करी, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, चाहे वो जजों की नियुक्ति की हो, चाहे किसी भी उच्च पद पे एग्जीक्यूटिव में नियुक्ति की हो, जैसे सीबीआई डायरेक्टर है, हर चीज को सरकार पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकती। तो ट्रांसपेरेंसी का जो प्रश्न है वो आप इसीलिए पूछ रहे हैं कि हर चीज को अब आप पब्लिक डोमेन में लाना शुरू कर देंगे तो ये तो उचित नहीं होगा। हर तरह की झूठी सच्चे बातें कही जाती हैं लोगों के बारे में, उनके पारिवारिक जीवन पे उसका असर पड़ सकता है अगर उस चीजों की तरह की चीजें बाहर आए। तो ट्रांसपेरेंसी का कोई मतलब नहीं है इसमें। जजों को पता है वो क्या कर रहे हैं, और इस सिस्टम में भी जब नाम जाता है तो सरकार को मौका दिया जाता है कि वो अपना कमेंट दें। उस कमेंट में जो प्रतिनिधि वहां बैठ के करेगा, उस कमेंट में आप दे सकते हैं कि हाँ हमारे पास इस तरह की सूचना है, इस तरह की इंफॉर्मेशन है, इस तरह की एविडेंस है कि ये आदमी नियुक्त नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम दोबारा उसको टेस्ट कर सकता है। तो आपका प्रतिनिधि वहां बैठ के क्या ऐसा कर लेगा जो इस सिस्टम में ऑलरेडी नहीं है? लेकिन मानो जब एनजेएसी एक्ट को जब क्वॉश किया जा रहा था तो उस समय बार-बार आज ये किरण रिजिजू का मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, जब उनसे ये पूछा गया कि भाई कि आपने क्यों ऐसी चिट्ठी लिखी, तो उन्होंने ये कहा है कि इट्स अ प्रिसाइज फॉलो अप एक्शन सजेस्टेड बाय द एपेक्स कोर्ट व्हाइल स्ट्राइकिंग डाउन द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट। अब क्या ये एक भ्रामक स्टेटमेंट है उनकी तरफ से, ही इज ट्राइंग टू मिसलीड, or has the constitution bench really said something like that there should be a government representative? इसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय कानून मंत्री इस चीज को लेकर बात कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? Is he trying to mislead the country by saying this?
अगर 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 इसमें किसी तरह का स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन अगर आपको चाहिए, तो आपको 8 साल नहीं लगने चाहिए इस मुद्दे को उठाने के लिए। और अगर स्पष्टीकरण करना है तो उसका एक मैकेनिज्म इनबिल्ट है। आप जाइए, वकील एंगेज करिए और उसको एक क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन लगाइए उस केस में, और आप ले लीजिए जो भी फैसला इधर उधर लेना है। मेरे हिसाब से अगर ये चीज इतनी बड़ी होती तो आपको 8 वर्ष नहीं लगते उस मुद्दे को उठाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि जजमेंट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि इसको 8 साल बाद स्पष्टीकरण चाहिए और इसको पत्राचार के माध्यम से उसको किया जा रहा है। लेकिन मनु, आपको लगता है कि ये बिल्कुल एक अनप्रेसिडेंटेड सा लेटर था जो कि हमने पहले कभी नहीं देखा, कोई कानून मंत्री इस तरीके से सीजेआई को इस तरीके से चिट्ठी लिखे? इज इट रियली अनप्रेसिडेंटेड इन द लीगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया? There are two legs to your questions. One is whether there can be any correspondence. I mean, I don't deny that there can be. I mean, if there are views which the executive, so acting through a council of minister or a minister wants to express to the Chief Justice of India, there can be. I mean, why not? But should it be leaked? Should it become a matter of public commentary by all and sundry? That I find the unfortunate bit. I again say, if you have a grievance against the NJAC verdict, which came back 8 years back, there is a procedure laid down for getting that clarification. This publicizing issues and members of the executive holding constitutional posts making these kind of observations in the public domain, especially when the Supreme Court is seized of this issue about delay in appointment of names which have been sent already, that's an extremely unfortunate. As a nation, we should not be seen where the executive, the parliament, and the judiciary are on some kind of collision course. It does not send the right kind of picture globally for our nation. If you have a grievance, there is a mechanism, good, bad, ugly, go and exercise it, raise all your grievances. You're represented by the best lawyers before the Supreme Court, raise those issues, heated those issues. But don't make it public. Don't make it this kind of thing that everyone is just commenting about it. लेकिन आप इसे क्या मानते हैं कि क्या वाकई में ये एक लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जिस तरीके की चिट्ठी किरण रिजिजू ने लिखी है, और आज पूरे विश्व में क्या आज भारत की हंसी नहीं हो रही है इस चिट्ठी को लेकर? मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह की चीजों को पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए। और आई मीन, ये तो बहुत बड़ी बात है कि लोकतंत्र के लिए खतरा है, नहीं है, ये बात की बातें हैं। बट हाँ, जो सिस्टम हमारा चल रहा है, मुझे अगर उसमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो करी जा सकती है, मगर उसको बिल्कुल ही अलग करके और नया सिस्टम लाना जो कि 8 साल पहले जिसका निर्णय हो चुका है, वो गलत है। यही मैं कहना चाहूंगा। खतरा है कि नहीं, वो तो आने वाले वर्षों में पता लगेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट को इतना से चाहिए जजेस के अपॉइंटमेंट में, सो व्हाट इज स्टॉपिंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक अबाउट एन एनजेएसी और समथिंग ऑन दोज लाइंस? क्या वो इस तरीके का दोबारा नहीं ला सकते? That's exactly what I said, that if you had any grievance about the NJC verdict, it's been almost a decade, why did you not retable it in the parliament with whatever modifications you thought were appropriate in that moment, in the light of the verdict which had recently come? You can bring it again. It will be again tested, of course, and then you can re-agitate all these points. So, but yeah, these are matters which should remain in the four corners of a courtroom and the four corners of a parliament. They should not be thrown open for these kind of debates, and these commentary should be avoided by constitutional authorities. That's what I believe. लेकिन इसका मतलब जिस तरीके की अब पब्लिक कमेंट्री शुरू हो गई है, एंड जस्ट बिकॉज द लेटर वाज लीक्ड टू द मीडिया, तो आपको लगता है कि सरकार के जो इंटेंशंस हैं उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि विथ व्हाट इंटेंट डिड किरण रिजिजू actually leak that letter to the media? What was the message he was trying to send? I think the message is to enforce the majoritarianism which we see is evident in across. He wants this to become an issue of national debate rather than the interpretation of the Constitution, which is best left to experts in the field, which is judges and lawyers. And the moment it becomes an issue of national debate, we see people who are not equipped with the correct knowledge to start commenting on that by throwing open loose words like transparency. I mean, if transparency is so big, every file in the government department will be open. I mean, everyone can walk in unasked. So, yeah, and I believe that the intent was not in the right place in having leaked this
to the media, and now everyone is reading and commenting about it. लेकिन मनु जो रिश्ते हैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के वो अभी काफी स्ट्रेनुअस हैं एंड दे आर ऑलमोस्ट ऑन अ कोलिजन कोर्स एंड बाय राइटिंग दिस लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया does the matter worsen from here on, or do you see the tempering down of the heat somewhere, maybe through a function or through some kind of a dialogue? Will that be possible, or we see more friction between the judiciary and the executive? I can't say one way or the other, but I like the judiciary and executive to have some sort of strained relationship, because that's very healthy for enforcement of constitutional provision. I am against friendship between the two. So historically, you will see that whenever Supreme Court of any country, including our country, is ready at all times to test the parliament and executive function, it's very healthy for democracy, and that's how it ought to be. There will be friction if these things continue in the manner in which they are, of course. And there is no room for dialogue. As I said, there is a mechanism which the Constitution has. If you pass a new bill or you file a clarification in the verdict which was passed about 8 years back, and you get that one way or the other. So mechanism is there, and you can ease out your friction by agitating it. लेकिन जो भी लक्ष्मण रेखा जो ड्रॉ करनी चाहिए विद इन द 4 वॉल्स, वो सारी लक्ष्मण रेखाएं तोड़ी जा रही हैं. अभी हमने देखा था कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने जो कमेंट्स किए, दे वर आल्सो नॉट वेरी गुड टेस्ट. ओम बिरला ने भी उसको सेकंड किया, दैट अगेन वाज नॉट इन अ वेरी गुड टेस्ट. एंड टाइम एंड अगेन इस तरीके की चीजें आ रही हैं. फिर किसी प्राइवेट टीवी चैनल के फंक्शन में किरण रिजिजू कुछ बोल देते हैं, एंड देन अगेन इट लीड्स टू अ सिचुएशन व्हिच इज ऑलमोस्ट लाइक snowballs. अब यहाँ से चीजें कहाँ जाती हुई आप देख रहे हैं दोनों के बीच में? कैसे इसका समाधान निकलेगा? Are we going to see some new law which is going to be in place regarding the appointments of the judges, या एक बहुत ही पीसफुल ढंग से इसका समाधान निकाला जा सकता है? पीसफुल ही होना चाहिए, और मैंने जैसे कहा कि एक ही तरीका है, या तो नया एक्ट लेकर आए to unsettle the verdict which was passed. It will again be tested. Very next day, lawyers will go to Supreme Court and file and challenge that. It will again go through the whole rigmarole of having getting tested, or you file a clarification. But yes, these statements, I think it's extremely unfortunate for any constitutional authority to be making, where you are attacking. If you go back in history, you will see whenever anything arbitrary came out from the parliament and executive, the Supreme Court came to the rescue of the common man and quashed it. You've had history of legislations like TADA getting quashed. TADA came in late 80s. It was misused. People went inside. 10 years, 15 years down the line, it was quashed. So Mr. Dhankard's comments are a complete antithesis to what history has witnessed. Whenever an executive or parliament act breached the constitutional boundaries, Supreme Court has come to the rescue. So why not on this very fundamental point as to who appoints judges? That's also part of our constitution. And if the government thinks that it has a larger say, it can be tested. लेकिन जो पूरा लॉजिक है कि क्या गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव उस कमिटी में होना चाहिए जहां पर जो कमिटी जजेस की नियुक्ति कर रही है, उसको लेकर टेकिंग दैट ओनली एज अ प्रेमाइस, उसमें कितना लॉजिक है? और क्या जुडिशरी इस चीज के लिए तैयार होगी कि गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के लेवल पर हो ऐसी समितियों में? जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार का जो रोल है नियुक्ति में, वो है किसी भी व्यक्ति जिसके नाम के बारे में सोचा जा रहा है जज की नियुक्ति के लिए, उसके बारे में अगर कोई बुरी बात है उसके चरित्र में, उसको सामने लाना और उसको सामने लाके कोलिजियम के सामने रख देना कि देखिए हमें ये आपत्ति है क्योंकि इस व्यक्ति के बारे में इस तरह की बात निकल के आई है जिसकी पुष्टि इन साक्ष्यों से, इन एविडेंस की बेसिस पे होती है। आपको लगता है जब इस तरह की बात रखी जाएगी तो कोलिजियम उस चीज को नकार देगा और फिर भी ऐसे व्यक्ति को जज नियुक्त कर देगा? मुझे नहीं लगता। जो कमिटी है उसका काम सिर्फ विचार विमर्श और डेलिबरेट करना है। सरकार का काम है एविडेंस लाना कि हाँ ये आदमी उचित नहीं है नियुक्ति के लिए। तो उस विचार विमर्श में देखिए ये बड़ा एक स्पेशल फील्ड है। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि जज बनने लायक कौन व्यक्ति है,
उस व्यक्ति का चरित्र, उसके कानून की नॉलेज, वो कितना कोर्टों में पेश हुआ है, किस तरह के लॉ में स्पेशलाइज करता है, कैसे अपने आप को कंडक्ट करता है, ये सारी चीजें जजों और वकीलों से बेहतर और कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि वो आदमी उन्हीं के स्क्रूटिनी में रहता है दिन प्रतिदिन। उसमें अगर कोई छुपी हुई बात है, सरकार उसको सामने ला सकती है, मगर कमिटी और काउंसिल और कोलिजियम के अंदर सरकार का मत किसी भी तरह का प्रतिनिधि होना, उसमें कोई तुक वाली बात नहीं लगती, क्योंकि उस आदमी की वो पोजीशन ही नहीं है कि वो किसी इंडिविजुअल को जज कर सके जो कोर्ट्स के सामने प्रैक्टिस करता है। हाँ, अगर कोई बुरी बात है, आप लाके रख दीजिए, कोलिजियम उसको नकारेगा नहीं, ना आज तक ऐसा हुआ है, ना कभी होगा। पर उसका आप उसको ट्रांसपेरेंसी और उसको पब्लिक स्पेक्टेकल नहीं बना सकते। हर तरह की सच्ची झूठी बातें करी जाती हैं एक व्यक्ति के बारे में जब उसका नाम जज के लिए चलता है। हर तरह की एविडेंस दी जाती है, जजेस उसके बारे में सोचते हैं, अपनी रिसर्च भी करते हैं, सरकार से मदद मांगते हैं कि हाँ बताइए, आईबी की रिपोर्ट मांगा के। तो ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम में क्या खराबी, मुझे तो समझ नहीं आता इस सिस्टम में कोई खराबी है। तो आपका प्रतिनिधि बैठ के क्या ऐसा कर देगा जो ऑलरेडी नहीं हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इस बात की, इतना बड़ा शोर किस लिए हो रहा है। एक आखिरी सवाल बस करूंगी, उसके बाद प्रोग्राम को खत्म करूंगी कि जयराम रमेश ने कहा है कि दिस इज अ डेंजरस पिल व्हिच इज बीइंग गिवन टू द जुडिशरी एंड वी आर मेकिंग द जुडिशरी ऑलमोस्ट सबसर्विएंट, और ये चीज उस व्यक्ति के द्वारा आ रही है जो जब हम नेहरूवियन टाइम्स में हम कमिटेड जुडिशरी की बात देखते थे, and now the same people are supporting the judges, they are on the sides of the judges. So what would you really say, your parting comment? It's best not to comment on what kind of statements come out of a politician's mouth. As I said, after 10 years, if he's in power, his party is in power, he could be seen indulging in the same kind of practice. So I think the discussion should be confined to people who are neutral, who know the law, who know the constitution. And it's best not to entertain these kind of comments. Mr. Ramesh's party has also done that in the past. Let's not go there. So no party is immune from this kind of abuse of process. Thank you, Manu Sharma, so much. It was a pleasure having you on the program. Thank you.